नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिद्धि विनायक क्लासेज बिब्राणी में। बात करते हैं अपन वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की अपन बात कर रहे थे, कुछ मोस्ट क्वेश्चन हो भी गए थे। अब उनसे आगे चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हो सके। ठीक है, बात करते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दासराग या 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषणी नदी के तट पर। और इसका वर्तमान नाम क्या है आपका? रावी नदी। ठीक है, परुषणी का ही वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक, वैदिक काल में इसको क्या कहते थे? परुषणी नदी कहते थे। अब थोड़ा सा 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बात कर ले। तो 10 राजाओं का क्या था भाई? एक तरफ था सुदास राजा और दूसरी तरफ 10 राजाओं का समूह था, जिनमें 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। 5 5 राजा थे। ठीक है, अब युद्ध हुआ किस लिए था? तो जो सुदास था उसका जो पुरोहित था विश्वामित्र, तो विश्वामित्र पुरोहित को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। इस कारण विश्वामित्र क्या हुआ? सुदास से नाराज हो गया और विश्वामित्र ने क्या किया? 10 राजाओं का समूह बनाया और सुदास पर आक्रमण कर दिया। और सुदास ने इस आक्रमण का क्या किया? विफल कर दिया, मतलब 10 राजाओं के समूह को हरा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 10 राजाओं का युद्ध परुषणी या रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर थी। तो जो वैदिक काल के धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर आपकी क्या दी गई है? 1/6। कितनी दी गई है? 1/6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? अपने को पता है, देखो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किसके अंतर्गत आ रहा है? अपनी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आ रहा है। तो ये किस टाइम से जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था आपका ब्राह्मण युग के अंतर्गत आता है। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व किस टाइम के अंतर्गत आता है? ब्राह्मण युग के अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? मतलब जो ये भेदभाव अपन कर रहे हैं आजकल जाति के आधार पर या समाज के आधार पर, तो वो अछूत की भावना किस काल में अपने मुखरित हो गई थी? किस काल से प्रारंभ होता है उसका? तो ये होता है अपना धर्मशास्त्र के काल में। तो जो उच्च वर्ण के जो लोग थे उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या किया? अछूत की अवधारणा का प्रतिपादन किया था उस टाइम में। ठीक है, मेरा इस कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को अहित हो या ठेस लगे, लेकिन ये बात सत्य है कि जो सवर्ण लोग थे उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अछूत की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगोजकोई का महत्व इसलिए है। अब एशिया माइनर पर एक बोगोजकोई अभिलेख मिला, उसका महत्व किस लिए है? और उसका महत्व है, वहां जो अभिलेख प्राप्त है उनमें 4 वैदिक देवता हो। अब 4 वैदिक देवता कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। इस कारण से बोगोजकोई अभिलेख का महत्व है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था अपना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गायत्री मंत्र देवी सवित को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र अपने को कौन सी पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है आपको ऋग्वेद में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क नाम से किन को जाना जाता था आपका? तो ये जान जाते थे आपके स्वर्ण आभूषणों को। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो उपनिषद है वो किन पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद किन पर आधारित है आपके? उपनिषद है आपके दर्शनों पर। ठीक है, दर्शनों को आधार बनाकर उपनिषदें लिखी गई थी अपने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय दर्शन व योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अपने को ध्यान रखना है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है और योग दर्शन के प्रतिपादक अपने कौन है? पतंजलि। ध्यान रखना, न्याय दर्शन महर्षि गौतम और योग दर्शन महर्षि पतंजलि। और इनका आंसर यहाँ पर भी दी हुई, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब कौन से वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है, उनको अपने को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में पता अपने को किस की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में आपकी मिलती है स्रोत एवं प्रार्थनाएं जानकारी मिलती है। स्रोत और प्रार्थनाओं के बारे में कहाँ पर उल्लेख है? ऋग्वेद में। अब यजुर्वेद की बात करें तो उसमें अपने को मिलता है संगीत एवं कर्मकांड। ठीक है, बात करें सामवेद की, तो सामवेद को संगीत का जन्मदाता भी माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा अपना संगीत में स्रोत। बात करें अथर्ववेद की, तो इसमें तंत्र मंत्र जादूकरण एवं वशीकरण का उल्लेख अपने को किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। ध्यान रखना है, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर वाला राइट आंसर। ठीक है, ऋग्वेद में संगीत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में संगीत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत में स्रोत और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य
में सर्वाधिक वर्णित नदी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य उसमें सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? अपना सिंधु नदी का हुआ है, ठीक है, सिंधु नदी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे, तो जो राजा अशोपति थे वो कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। केकई एक स्थान है, वहां के शासक कौन थे? अशोपति थे, जो एक दार्शनिक राजा भी हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? तो जो नचिकेता और यम की जो आपस में बातचीत थी, जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद थे, वो किस उपनिषद में मिलते हैं अपने को? तो वो अपने को मिलते हैं कठ उपनिषद में, ठीक है, ध्यान रखना, कठ उपनिषद में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो जो वैदिक काल में कुबा या काबुल नदी जो प्रवाहित होती थी, कहाँ पर प्रवाहित होती थी? आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो उन्होंने किया था अपने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन, ठीक है। अभी अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें मैं आपको 6 के 6 दर्शनों के प्रतिपादक बता दूंगा, कौन सा व्यक्ति किस दर्शन से संबंधित है, उनको अपन याद कर लेंगे, ओके। कपिल मुनि किससे जुड़े हुए हैं? सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं? तो लोहे की जो जानकारी अपने को सबसे पहले कौन सी स्थान की खुदाई से मिलती है? तो अपने को मिलते हैं अतरंजी खेड़ा, एट्टा, जो यूपी में एक स्थान पड़ता है, एट्टा में अतरंजी खेड़ा, वहां से अपने को लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और ये लगभग लगभग उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व या 900 ईसा पूर्व के समथिंग अपने को सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिलते हैं अपने भारत में, ठीक है। बात करते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब ऋग्वेद को आधार बनाकर कौन सा वेद रचित या कौन से वेद की रचना की गई है? तो कौन से वेद की रचना की गई है? आपके सामवेद की, ठीक है। ऋग्वेद को आधारित बनाकर आपके सामवेद की रचना की गई है, और इनके आंसर आपके यहाँ दिए हुए हैं, आपको दिख ही रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, आगे चलता है ना। क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया, कभी आप शामिल है कर दे। तो प्रस्थान त्रय में कौन कौन शामिल है? तो वो है अपने भगवत गीता शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद शामिल है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? भागवत। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भागवत, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो जो कर्म का सिद्धांत है वो किसमें, कौन से दर्शन में संबंधित है? आपका मीमांसा दर्शन में संबंधित है, ठीक है। और मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? आपके जैमिनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कौन से वेदों में किस चीज की जानकारी है? तो अथर्ववेद में अपने को किससे जानकारी मिलती है? औषधियों से संबंधित जानकारी अपने को अथर्ववेद में मिलती है, ठीक है। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की जानकारी मिलती है, क्योंकि अपने को पता था जो इंद्र, वरुण, अग्नि देवता थे, उनके जो सूक्त लिखे गए थे वो ऋग्वेद में लिखे गए थे। बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में बलिदान विधि, मतलब बलिदान करने के जो तरीके थे, यज्ञों में जो आहुति दी जाती थी, जो पशुओं का बलिदान दिया जाता था, उसके बारे में जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से। बात करें सामवेद की, तो सामवेद में जानकारी मिलती है अपने को संगीत की, क्योंकि सामवेद को संगीत का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इस राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। चारों चीजों को देख लेंगे कौन से में कौन सा बैठ रहा है। ए में 3 है, 4 है, बी में 2 है, 1 है, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखो, पहले तो अपने को ध्यान होना चाहिए, चरक संहिता लिखी किसने थी? पुस्तक चरक ने लिखी थी। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो वो भी ध्यान होना चाहिए, वो रहते थे अपने कनिष्क महान के दरबार में। कनिष्क कुषाण वंश का था, जिसने शक संवत का प्रारंभ किया था 78 ईसा पूर्व में ही, ठीक है। अब चरक किससे संबंधित थे? चिकित्सा से जुड़े हुए थे, तो उनकी पुस्तक में जानकारी मिलेगी, वो नॉर्मल सी बात, अपने को चिकित्सा से संबंधित ही जानकारी मिलेगी। बात करते हैं अब आगे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है, किस प्रकार से यज्ञ करने चाहिए, किस प्रकार से उनकी प्रोसेस है, क्या क्या चीजों का, नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब की जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युगीन वैदिक युगीन सभा का संबंध किससे है? तो वैदिक युगीन सभा का संबंध है, वैदिक युगीन सभा को मंत्री परिषद भी कहा जाता था। वर्तमान की बात करें तो जो वैदिक काल में सभा का रोल था, वही आज किसका रोल है? मंत्री परिषद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंत्री परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो जो वैदिक काल था उस टाइम जो शासन प्रणाली थी,
किस तंत्र पर आधारित थी? निरंकुश पर, प्रजातंत्र पर, गणतंत्र पर, वंशानुगत या राजतंत्र पर? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र पर आधारित थी। ध्यान रखना है वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र पर आधारित थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? इस क्वेश्चन को देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि सभी को याद है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो सिंपल चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहा है, कभी टफ टफ चीज़ों को पढ़ने के चक्करों में सिंपल चीज़ों को इग्नोर करते चले जाएं। तो अपने को सिंपल चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद। और इनका आंसर आपको यहाँ नीचे ये दिख ही रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो जो कौन सा भारतीय दर्शन है जो आरंभ में सबसे पहले, मतलब जिसका प्रचलन हुआ था, जो सबसे पहले जिसको लिखा गया था, तो वो आपका सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक आपके कपिल मुनि। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो 6 दर्शन के जो रचयिता है, प्रतिपादन है, वो कौन से युग में हुआ था? आपका वैदिक युग में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना दर्शनों का प्रतिपादन कब हुआ है? वैदिक युग में। अब एक एक दर्शन की बात कर लेते हैं। सभी आपने काफी बार इन दर्शनों से क्वेश्चन संबंधित पूछे भी जा चुका है, मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैं आपको एक एक दर्शन के प्रतिपादक बता देता हूँ, कौन से दर्शन का कौन प्रतिपादक है। तो सबसे पहले अपना सांख्य दर्शन है, इसके प्रतिपादक अपने कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद या उलुक है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जेमिनी है। मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जेमिनी। बात करें वेदांत की, या इसी को बोला जाता है आपको उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। ठीक है, ध्यान रखना 6 के 6 दर्शन है, 6 के 6 इनके प्रतिपादक हो गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों ने किस चीज का प्रतिपादन नहीं किया था प्रारंभिक टाइम में? मृदभांड का किया था, आभूषण का किया था, बढ़ईगिरी का किया था। तो नहीं किया था, तो किसका नहीं किया था? लोहारगिरी का नहीं किया था। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा, लोहारगिरी का प्रतिपादन आर्यों द्वारा प्रारंभ नहीं हो पाया था, क्योंकि अपने को पढ़ चुका है कि जो लोहे के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपके एट्टा से मिले हैं, एट्टा के अतरंजी खेड़ा से, हजारी सा पूर्व के समथिंग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है? तो ऋग्वेद के कौन से 6 मंडल है जिनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आपके हो जाएंगे 2 से 7वें मंडल तक, क्योंकि जो 2 से 7वें मंडल है ये पर्टिकुलर एक एक ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इनको गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, ध्यान रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नर जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? तो ये हो जाए, जैसे आर्य शब्द आएगा तो अपने ऑटोमेटिक आंसर कर देंगे श्रेष्ठ वंश को। जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, कुलीन व्यक्ति थे, उस समय को आर्य कहलाना पसंद करते थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ध्यान होना चाहिए अपना, ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 2 से 7वें मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो जो आर्य लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो ध्यान रखना है, जो एक सर्वमान्य मतलब निर्णय निकल के आ रहा है, वो लगभग लगभग आ रहा है आपका मध्य एशिया से। वैसे पर्टिकुलर अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग व्यक्ति ने अपने हिसाब से अलग अलग जगह का नाम लिया है, लेकिन जो एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिस पर लगभग लगभग सभी इतिहासकारों ने एक मत होकर आंसर जो दिया हुआ है, मध्य एशिया से। इसका प्रतिपादन किया था मैक्स मूलर ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो जो कौन सा वेद है जिसमें अधिकतर जो रचनाएं हैं जो लिखा गया है वो गद्य रूप में लिखा गया है, तो वो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, जो यजुर्वेद है आपका वो अधिकतर किस में लिखा गया है? गद्य रूप में लिखा गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में है? तो पहले तो एक बार वापिस से इसको समझेंगे।
सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। और इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी अपने को मिलती है अथर्ववेद से। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, जिसकी जानकारी अपने को अथर्ववेद से मिलती है। और ये इनके आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सिद्धिविनायक क्लासेज चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।